काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित कृषि फार्म में स्थापित बाबा कर्मनवीर का वार्षिक श्रृंगार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम दिन अखंड संकीर्तन और दूसरे दिन प्रसाद वितरण और भक्तिमय संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर पार्षद गुड्डू पटेल ने बताया कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यह मंदिर भू स्थापना से पूर्व भी था। यहाँ पर लगभग 25 गांव के लोग दर्शन पूजन करने पहुँचते हैं। यह बहुत ही सिद्ध पीठ है। इन्हीं बाबा के नाम से हमारे क्षेत्र का नाम कर्मनवीर पड़ा है। यहाँ पर आज संगीतमय कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय महिलाओं सहित अन्य गायकों ने अपने भजनों से वातावरण को भक्तिमय कर दिया। जी, कौन सा मंदिर है और कैसा श्रृंगार चल रहा है? ये हम लोगों के डी है, जिन्हीं के नाम पे कर्मनवीर बाबा डी बाबा हैं, जिनके नाम पे हमारा कर्मनवीर पूरा का नाम भी पड़ा हुआ है, जो सुसवाई वार्ड में पड़ता है। और बड़े ही जागता डी बाबा हैं और हर साल यहाँ अनंत चतुर्दशी के दिन इनका भव्य श्रृंगार होता है। और इस समय हमारे गोरख बाबा की देख रेख में यहाँ सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और देख ही रहे हैं कि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम और कल शाम से ही अखंड रामायण का कार्यक्रम चल रहा था। और आप देख रहे हैं जो इतना विस्तृत रूप हुआ है मंदिर का, नया जो हनुमान जी का मंदिर का निर्माण, तो हमारे गोरख चाचा जी जो है यहाँ के मेन महंत है, उनके देख रेख में सारा कार्यक्रम चल रहा है। और डी की इतनी मान्यता कि लगभग 8-10 गाँव के लोग इससे जुड़े हुए और सारे लोग सिर करैया से लेते हुए काफी सुसवाई इधर आपके जो है लंका से लेते हुए 25 गांव के डी यहाँ पर सारे लोग पूजे जाते हैं और सारे लोग यहाँ आते हैं। और भव्य रूप से पहले के समय में यहाँ अनंत चतुर्दशी के दिन जो है भव्य रूप से दंगल का कार्यक्रम होता था, लेकिन अब दंगल ना होके ये जो पूजा पाठ का कार्यक्रम हर अनंत चतुर्दशी को धूमधाम से हम लोग इनका मनाते हैं। इनका वार्षिक श्रृंगार बाबा का करते हैं और बाबा से यही कामना करते हैं कि हमारे सारे भक्तगणों का, सारे क्षेत्र लोगों का सदैव अपनी जो है कि अपनी आशीर्वाद बनाए रखे और लोग आगे बढ़े, देश का और अपना नाम रोशन करें। जय बाबा कर्मनवीर। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। वहीं सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि अशोक गांगुली, पूर्व निदेशक CBSE ने दीप प्रज्वलन तथा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान विषय प्रवर्तन संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल रामशरण सिंह ने कहा कि शिक्षा का वही मॉडल सफल होता है जिसमें प्राचीनता और आधुनिकता का संगम हो। वहीं इसी दौरान अनिल कुमार वर्मा, डॉक्टर कुलदीप दुबे, डॉक्टर आनंद प्रभा सिंह ने नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में विचार व्यक्त किए तथा माध्यमिक शिक्षा में इसे किस प्रकार प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा, इस पर चर्चा की गई। मेन एजेंडा क्या है, मेन मोटिव क्या है आज के? आज पूरे प्रदेश से 600 प्रधानाचार्य रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। एक तो उसमें अपने संगठन के प्रति आस्था और दूसरा बाबा विश्वनाथ का दर्शन, 2 उनके अंदर आकर्षण था। इसलिए इतनी भारी संख्या में पहली बार प्रधानाचार्य परिषद का सम्मेलन और शैक्षिक गोष्ठी हो रही है। सर, एजेंडा और मोटिव क्या है? मुख्य एजेंडा तो अपने संगठन को मजबूत करना और उसके साथ शैक्षिक संगोष्ठी में जो एक नई शिक्षा नीति आई है उसके फ्रेमवर्क में माध्यमिक शिक्षा की रणनीति क्या है उस विषय पर, और उसके मुख्य अतिथि अशोक गांगुली जी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, सभी प्रधानाचार्यों का मार्गदर्शन करेंगे। हम समझते हैं कि अब तक जो हम लोग भटकाव की स्थिति में थे, मैकाले की परंपरा में ही चल रहे थे, नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम अपनी भारतीय परंपरा को पल्वित पुष्पित करेंगे। अब शिवाजी को, महाराणा प्रताप को भी हमारी भावी पीढ़ी भली प्रकार से जानेगी। नई शिक्षा नीति के माध्यम से प्राचीनता के साथ साथ नवीनता को समेटे हुए माध्यमिक शिक्षा, ये नई शिक्षा नीति आगे बढ़ेगी। नई शिक्षा नीति का किस तरह से स्वागत करते हैं आप सभी? हम सभी प्रधानाचार्य नई शिक्षा नीति का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत जंक लग गया था शिक्षा में, इसके माध्यम से उसमें नवीनता आएगी, बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी मतलब आएगी कि वो कुछ और करें, उनके अंदर कौशल का विकास हो ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सकें। थैंक यू सर। आज किस तरह का प्रोग्राम है और क्या
क्या एजेंडा है, क्या मोटिव? आज एक शैक्षिक संगोष्ठी और प्रधानाचार्य परिषद का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित है, जो नई शिक्षा नीति के संदर्भ में आदरणीय गांगुली जी के द्वारा दिशा निर्देशित किया जाएगा और एक ठोस कदम माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में उठाया जाएगा। और मुझे अपेक्षा है, मुझे विश्वास है कि हम सभी प्रधानाचार्यों को जो प्रदेश से आए हुए हैं उनको एक नई दिशा आज मिलेगी। कि जो मुगल छात्रों की पाठ्यक्रम में पढ़ाई होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठने लगी, उसको हटाने की मांग, आप उस पर क्या कहें? नहीं, इस तरह कोई आवाज़ हम लोगों ने ऐसी नहीं उठाई है। शिक्षा, देखिए, समय परिवर्तनशील है, समय के साथ शिक्षा में भी परिवर्तन आवश्यक है। उस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने एक नई शिक्षा नीति का प्रायोजन किया है, जिसे तमाम सारी शिक्षाविदों ने मिलकर के समय सापेक्ष शिक्षा नीति को बनाया है। वो हमारी जो शिक्षा नीति वो गड़बड़ नहीं थी, लेकिन समय सापेक्ष अब नहीं रह गई, इसलिए नई शिक्षा नीति का एक नया प्राविधान किया गया है। क्या लगता है कि अपने योद्धाओं का, अपने वीर योद्धाओं का, अपने सेना का और अपने देश के बारे में पाठ्यक्रम में कुछ प्रभाव भी होना चाहिए? निश्चित होगा और हुआ भी है, जो मुझे संज्ञान में है, क्योंकि आप सभी अवगत हैं कि हमारी जो शिक्षा नीति पूर्व में बनी थी वो कहीं न कहीं वो आच्छादित नहीं थी हमारी परंपराओं से। और शिक्षा ही अगर हमारी परंपराओं से आच्छादित नहीं होगी तो हमारी जो बाल मन है, जो नए युवा हमारे निकलेंगे, वो हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे योद्धाओं के बारे में क्या जान पाएंगे। जैसे उदाहरण की तरफ देखिए, हम महान अकबर पढ़ते आए हैं, कभी महान राणा प्रताप नहीं पढ़ा, महान शिवाजी ने नहीं पढ़ा, जबकि वो हमारे महान योद्धा थे जो हमारे देश को, हमारे युवाओं को दिशा दिया था। इसलिए आवश्यक है और इस शिक्षा नीति में उन सभी को रखा गया है और इससे हमारे बच्चे हमारी योद्धाओं के बारे में जानेंगे। सर, इसमें कहाँ से लोग शामिल हैं, कितने लोग आएंगे और कितने सत्र का कार्यक्रम है, कैसे? ये 2 सत्रों का कार्यक्रम है और 500 प्रधानाचार्य, आप देख रहे हैं हमारा पूरा जो है सभागार भरा हुआ है। पूरे प्रदेश से 75 जिलों से 500 प्रधानाचार्य यहाँ से उपस्थित हैं। काशी वाराणसी साहित्य महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें देश के 14 राज्यों तथा भारत नेपाल के साहित्य संस्कृति प्रेमियों, साहित्यकारों तथा युवा वर्ग के प्रतिभागियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। वहीं इसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मुंबई में मराठी पत्रकार संघ भवन में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी जानकारी वक्ताओं ने पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया को दी। वहीं पत्रकार वार्ता में आयोजकों ने बताया कि नगरों के नाम से जुड़े साहित्य महोत्सव के साथ ही संपूर्ण भारत केंद्रित प्रथम भारत साहित्य मीडिया महोत्सव का आयोजन विश्व साहित्य एवं भारतीय भाषाओं के साहित्य तथा साहित्यकारों के मध्य विमर्श एवं संवाद का ऐतिहासिक अवसर के लिए 7, 8 व 9 अक्टूबर 2023 को मुंबई के मराठी पत्रकार संघ भवन धोबी तालाब में आयोजित साहित्य महोत्सव है। इस दौरान काशी वाराणसी विरासत फाउंडेशन अपनी साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत तथा समाज सेवा की भारतीय परंपरा के संरक्षण तथा उन्नयन के लिए संकल्पित है। कार्यक्रम का सूत्र काशी वाराणसी विरासत फाउंडेशन ने जरूर सूत्रपात किया, लेकिन इसमें 3 संस्थाएं जुड़ी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकेडमी मुंबई और मुंबई मराठी पत्रकार संघ। ये बड़े हर्ष का विषय है कि हमारी यहाँ की संस्था के लिए मुंबई मराठी पत्रकार संघ, उनका बहुत बड़ा प्रेक्षागृह है, 300 प्लस लोगों के लिए है और वो एकदम केंद्रीभूत स्थान पर है और वहाँ रहने की भी सारी व्यवस्था, जो भी प्रतिभागी आ रहे हैं। उद्देश्य क्या है कार्यक्रम? उद्देश्य ये है कि साहित्य और इसके प्रति जो रुचियाँ घट रही हैं, साहित्य के बारे में जो विकृतियाँ आ रही हैं, जैसे उदाहरण देते हैं कि राष्ट्रीय सम्मान महात्मा गांधी पुरस्कार, ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। पहले बड़े बड़े लोगों को अंतर्राष्ट्रीय, जैसे अफ्रीका के राष्ट्रपति को, इन लोगों को दिया गया। इस बार गीता प्रेस को दिया गया, लेकिन उसको लेकर के थोड़ा वितंडावाद हुआ और ये हुआ गीता प्रेस। तो गीता प्रेस की जो भूमिका रही है उसको भी हम लोग इसमें समाहित कर रहे हैं कि मीडिया अगर नहीं होता तो साहित्य, चाहे रामचरितमानस हो, गीता हो, 1,60,000 प्रतियाँ गीता प्रेस छापता है। गीता प्रेस, उसकी जो पत्रिका है कल्याण, उसकी छपती हैं। 15 करोड़ से ज़्यादा कॉपियाँ श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस की वो छाप चुके हैं। तो ऐसी संस्था को सम्मान दिया। उन्होंने 1 करोड़ रुपया जो सम्मान की राशि नहीं लिया और कहा कि हम सम्मान लेंगे और 1 करोड़। तो ये जो वही मीडिया की कलम को रोकने का काम हो रहा है, क्या कहना है? मीडिया की कलम को रोकने का जो काम अगर समझ में आता है तो उस पर खुला विचार विमर्श होगा।
हम लोगों ने तमाम जो धाराएं हैं, चाहे वो विमर्श की धाराएं हों, दलित विमर्श है, वंचित वर्ग का विमर्श है, इन सबको विषय में शामिल किया है और भारत की जो अध्यात्म संचार परंपरा है उस पर और वैश्विक संदर्भ में जो ये सोशल मीडिया आया उसने किस तरह से जो साहित्य की धारा है उसका क्षरण किया है। उसी बीच प्रेमचंद जी की पुण्यतिथि पड़ रही है 8 तारीख को, तो एक सत्र हम प्रेमचंद जी की स्मृति को समर्पित करेंगे। उसी में ये सारी बातें आएंगी जो आपने कही। ये पहले हम लोगों ने केवल एक वाराणसी काशी की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो साहित्यिक परंपरा रही है, यहाँ बहुत से कालजीवी साहित्यकार या तो रहे हैं या यहाँ उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं, उनके बारे में शुरुआत की। फिर उसके बाद ये हुआ कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। मराठी पत्रकार संघ ने हम लोगों का सहयोग किया और उन्होंने क्या कहते हैं जिज्ञासा व्यक्त की कि यहाँ मुंबई में इस तरह का कार्यक्रम किया जाए जिससे कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चेतना जगे। तो हिंदी और मराठी दोनों का जो प्रभाव है वो काफ़ी हद तक हमारे भारतवर्ष के उत्तरी क्षेत्रों के अलावा पिछले बार भी जो हम लोगों ने किया था हिंदी के प्रचार प्रसार का दक्षिण भारतीय में भी काफ़ी लोग आए थे। और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने से जहां हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है वहां पर भी हिंदी की जो है स्वीकार्यता बढ़ेगी। इस उद्देश्य से हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है और उसमें हमारा जैसा कि प्रोफेसर राममोहन पाठक जी ने बताया कि वो भारत सरकार का हिंदी साहित्य संस्थान और महाराष्ट्र सरकार का हिंदी संस्थान जो है वो हम लोगों को इस अच्छे कार्य को देखते हुए उन लोगों ने भी सहयोग करने किया है और हम लोगों के साथ संयुक्त रूप से उनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। किस तरह का कार्यक्रम 7 से 9 कार्यक्रम हम लोगों ने जो बनारस के साहित्य और आपके विरासत से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने एक ट्रस्ट और संस्था हम लोगों ने बनाई है। उस संस्था में काशी वाराणसी विकास फाउंडेशन के नाम से, और इस फाउंडेशन के द्वारा हम लोग यहाँ जो प्राचीन आज यंग जनरेशन जो है आज वो विस्मृत करता जा रहा है अपनी प्राचीन संस्कृति को, सभ्यता को, उसको कैसे जीवंत किया जाए। और उस निमित्त ये प्रयास पिछले फरवरी के पहले से शुरू हुआ और इस प्रयास में सबसे ज़्यादा हम लोगों ने 3 से 5 फरवरी बाबा विश्वनाथ धाम में एक महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसमें पूरे देश के 14 राज्यों के लोगों ने और प्रतिभाग किया। और उसका एक बहुत ही असर ये हुआ कि धीरे धीरे लोगों में जिज्ञासा होने लगी। इस बार हम लोग ये कर रहे हैं कि एक इस फाउंडेशन के द्वारा बम्बई में जो देश की राजधानी आर्थिक राजधानी है एक बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में और वहाँ कर रहे हैं जिसमें आपके साहित्य और मीडिया से संबंधित और 3 दिन तक ये चलेगा। 7, 8, 9 विस्तृत रूप से हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से निषाद समाज को इस सरकार द्वारा 36,000 करोड़ की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस दौरान मंत्री संजय निषाद ने कहा कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति में भी शामिल कराया गया है। इसके अलावा उनको किसान क्रेडिट व बीमा के माध्यम से भी लगातार लाभ दिलाया जा रहा है। जो निषाद समाज अभी तक उपेक्षित था वह सरकार में भी भागीदारी निभा रहा है। यह निषाद समाज के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इसके पूर्व में कांग्रेस सरकार ने निषाद समाज के लिए कुछ भी नहीं किया और यही हाल प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी किया। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनका उन्नयन कर रही है। कोई भी बात जब लोकतंत्र में व्यवस्था है, विधानसभा में कानून बनेगा, कैबिनेट में आएगा, फिर शासनादेश जारी होगा, वो सब मैंने करा दिया। जब राजनीति के शिकार थे तो निर्बल थे, अब ये राजनीति के हिस्सेदार हो गए हैं। ये बजट के शिकार थे, निर्बल ने बजट में हिस्सेदार। हाँ बोले। निषाद राज वाराणसी में बहुत बड़े स्तर पर है और आज भी लोग जो है आए दिन आंदोलन करते रहते हैं घाटों को लेकर। और उनके बहुत बड़ी समस्या है कि जो कुछ माफिया टाइप के लोग हैं
वो अपनी नाव को उनसे ज़बरदस्ती चलवाते हैं, उनके पास गरीबी है, पैसा नहीं है। तो मैंने 3,000 नाव, हर साल 3,000 नाव दूंगा 40% सब्सिडी पर। वो 60% जो उनका पैसा नहीं है उसके लिए मैं फ्री का वो जो है किसान क्रेडिट कार्ड से दिलवा रहा हूँ। मतलब हर साल 3,000 नाव इनको हम दे रहे हैं और उसके लिए पोर्टल स्टार्ट हो गया, इसीलिए मैं आया था प्रचार करने। पहले विश्वनाथ नगरी से शुरू करूँगा, पोर्टल स्टार्ट है, इसलिए गरीब नाविकों को कहने जा रहा हूँ कि आप पहले पोर्टल भर दो। और जो पहला उसमें कानून बनवा रखा हूँ शासनादेश में कि पहले जो आवासहीन होगा, जो अंत्योदय होगा पहले नंबर पर होगा, अगर वो नहीं मिलेगा उस क्षेत्र में तब जो बीपीएल को मिलेगा, तब एपीएल को मिलेगा, तब किसी और को मिलेगा। पहले एकदम आवासहीन भूमिहीन को मिलेगा। तो उसका रिजर्वेशन पहले हमने करा दिया, क्योंकि हम लोगों ने ध्यान दिया कि गरीब को पहले मिलना चाहिए। और जब उन्हें न्याय मिल जाएगा तो हम कानून बनाकर उनको न्याय चलवा देंगे और उनकी गरीबी खत्म। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।